अपने बारे में मृदुल के विचार जानकर माही जैसे टूट ही गई। वो बिना सोचे समझे नदी की तरफ दौड़ जाती है। मृदुल भी माही के पीछे जाता है, पर तब तक माही नदी में कूद चुकी होती है। मृदुल भी बिना सोचे समझे माही के पीछे नदी में कूद जाता है। उस बर्फीली रात में नदी का पानी काफ़ी ठंडा था, बिल्कुल हड्डी जमा देने वाला। जिस तरह आज माही की जिंदगी में तूफान आया था, उसी तरह केदारनाथ की हवाओं ने भी अपना रुख मोड़ लिया था। आज केदारनाथ की हवाएं तूफानी हो चली थी। नदी में उफान बढ़ गया था। नदी की तेज धारा के साथ माही बहती जा रही थी। माही को तैरना नहीं आता था। मृदुल जल्दी से जल्द माही को बचा लेना चाहता था। नदी में उतने तूफान के बावजूद मृदुल काफी जल्दी माही के पास पहुंच चुका था। वो माही को गोद में लेकर नदी से बाहर आया। माही बेहोश थी। पहले तो मृदुल ने माही का पेट दबाकर उसके पेट से पानी निकाला। फिर भी माही को होश नहीं आ रहा था। नदी के बहाव के कारण मृदुल और माही अपने कैंप से काफी दूर आ चुके थे। आसपास कोई घनी आबादी नहीं थी। अब सुबह के 4 बज चुके थे। मृदुल माही के पैर और हाथों को जोर जोर से रगड़ कर गर्मी लाने की कोशिश कर रहा था। सुबह की ठंड काफी बढ़ी हुई थी। मृदुल खुद भी पूरा भीगा हुआ था और उसे भी काफी ठंड लग रही थी, पर उसे अभी सिर्फ और सिर्फ माही की फिक्र हो रही थी। मृदुल ने नजरें उठाकर मदद के लिए इधर उधर देखा तो कुछ दूरी पर अघोरियों और साधुओं की छोटी सी टुकड़ी दिखी। मृदुल माही को अपनी गोद में उठाकर उस ओर भागा। बाबा मदद कीजिए, वो मेरी माही नदी नदी में गिर गई है। उसे ठंड के कारण होश नहीं आ रहा है। मृदुल ने माही को गोद में उठाए हुए कहा। वहां बैठे साधुओं और अघोरियों को लगा कि ये दोनों पति पत्नी है और शायद किसी हादसे के शिकार हो इस व्यक्ति की पत्नी नदी में गिर गई। बेटा, हम अघोरी सन्यासी हैं। हमारे पास रहने के लिए कमरे तो नहीं है, पर ये आग जल रही है और हमने एक छोटी सी टेंट बनाई है। अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, तो ये आग और टेंट तुम्हारे लिए है। तुम इस बच्ची को इस टेंट के सामने आग जलाकर आग के सामने रख लो। फिर अघोरी अपने एक थैले से एक छोटी सी शीशी निकाल कर मृदुल को देता है। ये लो बेटा, ये आयुर्वेदिक तेल है। ये काफ़ी गर्म होता है। ये तेल तुम अपनी पत्नी के बदन पर मल देना। उसके शरीर में जल्दी गर्माहट आ जाएगी। ये कहकर अघोरियों का वो काफिला आगे बढ़ गया। मृदुल थोड़ी देर तक उस अघोरी की बात को सोचता रहा कि उसे क्यों लगा कि वो दोनों पति पत्नी हैं। मृदुल ने ये ख्याल अपने दिमाग से झटका और माही को टेंट में सुला आग को उसके नज़दीक किया। फिर वो तेल हाथों में लेकर उसके हाथों और पैरों पर रगड़ने लगा, पर माही को होश नहीं आ रहा था। मृदुल ने चेक किया तो उसे पता चला कि माही की सांस काफी धीमी गति से चल रही है। उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहे थे। उसे अभी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। ठंड के कारण उसकी कपकपी बढ़ती जा रही थी। मृदुल ने आग और तेज की। माही को ऑक्सीजन देने के लिए वो अपने होठ माही के होठों के पास ले गया। एक बार के लिए तो वो झिझका, पर अगले ही पल माही की जान के बारे में सोचकर वो उसे अपने मुंह से सांस देने लगा। कुछ देर बाद माही को सांस आई, पर अभी भी वो ठंड से ठिठुर रही थी। उसे ठंड से बचाने के लिए उसके गीले कपड़े बदलने जरूरी थे, पर उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने अपने पॉकेट से अपना फ़ोन ढूंढा, पर वो तो पानी में भीगने से खराब हो गया था। वो बाहर निकला। आसपास ढूंढने पर उसे एक कंबल जैसे कपड़े का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया, जो शायद उन अघोरियों ने छोड़ दिया था। मृदुल ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर माही को उस कंबल से ढककर उसके कपड़े बदले और फिर वही कंबल उसके शरीर पर लपेट दिया। एक डॉक्टर के लिए किसी को बचाने के उसका शरीर देखना पड़ता है, पर बात यहाँ माही की थी, जो अभी अभी राघव के किए दरिंदगी से आहत थी। कहीं वो मृदुल को भी धोखेबाज न समझ बैठे, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उसने उस अघोरी के दिए हुए तेल से माही के पैर हाथ पर मालिश की। जब माही की कपकपी थोड़ी कम हुई और माही का शरीर स्थिर हुआ, तो मृदुल उससे थोड़ी दूरी पर बैठ गया। अब बस मृदुल को सवेरा होने का इंतजार था। हल्की धूप निकलने के साथ माही को होश आया। खुद को अनजानी जगह में देखकर वो घबराकर उठ बैठती है। खुद को एक चित्रे में लिपटा देख
पहले तो वो घबरा गई, फिर सामने आंखों पर पट्टी लगाए मृदुल को सोता देख उसे कल रात की बात याद आई। बाहर उसके और मृदुल के कपड़े सूख रहे होते हैं। वो बाहर सूख रहे अपने कपड़ों को पहनती है जो कि यहाँ वहाँ से फटे हुए थे। वो कपड़े पहनने के बाद उस चितरे से अपने शरीर को ढक लेती है। मृदुल सर, मृदुल सर, माही के बार बार आवाज़ देने से मृदुल की नींद खुलती है। वो अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए माही से पूछता है, तुम ठीक तो हो? माही हाँ में सिर हिलाती है। हमें चलना चाहिए, यह कहकर वो मृदुल से मुंह फेर लेती है। मृदुल भी जल्दी से अपने सूख रहे शर्ट को अपने ऊपर डालता है और दोनों फिर कैंप की तरफ बढ़ जाते हैं। पूरे रास्ते दोनों चुप थे। किसी ने ना एक दूसरे को कुछ पूछा और ना ही किसी ने कुछ कहा। इधर सिमरन माही को लेकर पूरी रात परेशान थी। जब उसके बहुत इंतजार के बाद भी मृदुल और माही नहीं लौटे तो किसी अनहोनी की आशंका से डरकर अनुज को उठाती है और सारी बात बताती है। पूरी रात माही और मृदुल को खोजने के बाद भी उन्हें उनकी कोई खोज खबर नहीं मिलती है। बस उन्हें डॉक्टर राघव जख्मी हालत में बेहोश मिले। डॉक्टर राघव की हालत देखकर अब उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आशंका सताने लगती है। वो दोनों बहुत सी संभावनाओं पर सोचने लगते हैं, पर सच्चाई या तो डॉक्टर राघव बता सकते थे जो कि अभी बेहोश थे, या खुद मृदुल और माही जो अभी लापता थे। डॉक्टर अनुज ने डॉक्टर राघव का इलाज शुरू कर दिया था। अब बस सब उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर राघव के होश में आने के बाद ही मृदुल और माही का कुछ पता चल पाता। सिमरन बेचैनी से बाहर टहल रही थी। उसे माही की चिंता सता रही थी। अनुज बाहर आकर सिमरन को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी सिमरन को सामने से माही और मृदुल आते दिखाई दिए। सिमरन की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। वो दौड़कर उन दोनों के पास गई। सिमरन को भागते देखकर जब अनुज पीछे पलटा तो उसने भी मृदुल और माही को आते हुए देखा। कहाँ चली गई थी तू? जानती भी है हम कितना परेशान हो गए थे। सिमरन माही पर अपना गुस्सा निकालती हुई बोली। सॉरी सिमरन जी, वो मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। माही नदी में गिर गई थी और उसी को बचाने के चक्कर में मेरा फ़ोन डेड हो गया। मृदुल ने सिमरन से सफाई देते हुए कहा। तू फिर उस नदी पर गई थी? तुझे तो पेशेंट को चेक करने जाना था ना। फिर तू नदी के पास कैसे पहुंच गई? तू ठीक तो है ना? सिमरन के पूछने पर माही ने बस अपना सिर हिला दिया। फिर सिमरन मृदुल की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, आपने दूसरी बार माही को डूबने से बचा लिया। इसने इस नदी में डूबने और आपने बचाने का जैसे ठेका ही ले रखा है। अब तो उस नदी पर कभी नहीं जाएगी तू ना। सिमरन के इतना कहते ही माही की आंखें फैल गईं। अब उसे सिमरन की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। अब वो अपने ही सोच में खोई हुई थी। यानी उसे पहली बार बचाने वाला वो वाइट शर्ट वाला इंसान मृदुल ही था। तो फिर उसने जब मृदुल से पूछा था तो उसने उससे झूठ क्यों कहा था? माही अपनी आंखों में सवाल लिए मृदुल की तरफ देख रही थी। मृदुल भी उसकी आंखों के सवाल को पढ़ पा रहा था, पर वो अभी इससे बचना चाहता था। सिमरन जी, माही को थोड़े आराम की ज़रूरत है, आप इसे अपने कमरे में ले जाइए, मृदुल ने सिमरन से कहा। सिमरन हाँ में सिर हिलाकर माही को उसके कमरे में लेकर चली गई। मृदुल, पता नहीं एक ही रात में क्या से क्या हो गया। कल रात माही नदी में गिर गई, तुम दोनों मिल नहीं रहे थे। इधर राघव पर किसी ने हमला कर दिया है, वो अभी भी बेहोश है। डॉक्टर अनुज ने चलते हुए मृदुल को सारी डिटेल दी। अनुज, तू मुझे अपना फ़ोन दे। अनुज ने मृदुल को अपना फ़ोन दे दिया। मृदुल ने तुरंत लाइफ केयर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को फ़ोन कर कहा कि डॉक्टर राघव की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें वापस बुला लीजिए। अनुज मृदुल के इस रवैये पर हैरान था। बिना मिले, बिना राघव की हालत देखे वो ऐसे कैसे फैसला ले सकता है? उसने मृदुल से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर मृदुल ने बस यही कहकर बात टाल दी कि कैंप का टाइम हो रहा है, उसे फ्रेश होना है। यह कहकर मृदुल अपने कमरे में चला गया। इधर माही जब सिमरन के साथ कमरे में आई तो उसने सिमरन से बस यही पूछा कि क्या सच में उसे पिछली बार भी मृदुल नहीं बचाया था? क्या उसे बचाने वाले का चेहरा ठीक से याद है? हाँ, मुझे तो अच्छे से याद है। पर क्या तुझे अभी तक मृदुल ने नहीं बताया था कि उसे बचाने वाला वही है? सिमरन ने माही के सवाल का जवाब देते हुए उससे ही सवाल कर दिया।
जवाब में माही चुप रही और उसने अपना सिर झुका लिया। चल माही, अब चल फ्रेश हो जा। यह क्या चित्रे लपेटे बैठी है? यह कहकर सिमरन ने माही के शरीर से वो चित्रा हटा दिया। माही के कपड़े जहाँ तहाँ फटे हुए थे। उसके बदन के घाव को देखकर सिमरन के होश उड़ गए। माही, यह सब? सिमरन अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि माही फपक पड़ी। माही, सच सच बता, क्या हुआ है? ये नदी में गिरने के चोट के निशान नहीं है। कहीं डॉक्टर मृदुल ने तो कुछ? उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि अगर वो समय रहते नहीं पहुंचते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। सिमरन के आगे बोलने के पहले माही ने यह कहकर उसे सारी बात बता दी। तो उस राघव की हालत डॉक्टर मृदुल ने बिगाड़ी थी? यह कहकर वो आग बबूला हो गई। फिर उसने माही को बड़े प्यार से संभाला। माही कल की घटना से बहुत परेशान थी। बाथरूम में वो अपने शरीर को ऐसे रगड़ रही थी जैसे वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर देगी। वो बहुत देर बाथरूम में बिताने के बाद जब नहाकर निकली तो माही ने दरवाजे पर मृदुल को सिमरन से बातें करते देख रुक गई। मृदुल माही के लिए दवाई लाया था। दवाई तो असल में बहाना था। असल में वो माही को देखने आया था कि वो ठीक है कि नहीं। माही और मृदुल की नज़रें मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिमरन को लगा कि माही और मृदुल को अकेले छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर मृदुल, आप ये दवाई खुद माही को दे दीजिए। मैं ब्रेकफास्ट का देख कर आती हूँ। यह कहकर सिमरन कमरे से बाहर चली गई। मृदुल कमरे में आया। उसने हल्के से दरवाजे को लगा दिया। माही अभी अभी नहाकर आई थी। उसके गीले बालों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था। उसने सलवार कुर्ती पहन रखा था। बाथरूम से अभी निकलने के कारण उसने दुपट्टा नहीं लिया था। कल की हिचक अभी भी दोनों के बीच थी। कैसी हो अब? मृदुल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, ठीक हूँ, माही ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मृदुल की नज़र माही के गर्दन पर पड़ी, जहाँ राघव के दांतों के काटने के कारण निशान बन गए थे, जिसे देखकर मृदुल का खून खौल गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और आगे बढ़कर माही के पास आ गया। उसके हाथ उस निशान की तरफ खुद ब खुद बढ़ गए। वो उन निशानों को अभी छूने ही वाला था कि उसने अपने हाथों को वहीं हवा में ही रोक दिया। माही अभी मृदुल को आंसू भरी नजरों से देख रही थी। उसे याद आया कि पिछली बार भी उसे मृदुल ने ही बचाया था और कल रात भी मृदुल ने ही उसे बचाया था। वो उसके सीने से जा लगी। मृदुल भी अब अपने एहसासों को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। जहाँ जहाँ माही के शरीर में राघव ने घाव दिया था, मृदुल उन सभी जगहों को अपने होठों से छूकर उन जख्मों को अब अपने प्यार से भर रहा था। मृदुल के होठों का स्पर्श पाकर माही की आंखें बंद हो गईं। माही भी मृदुल के साथ इस एहसास को जी रही थी। मृदुल और माही दोनों एक दूसरे में खोए थे। तभी उन दोनों के कान में सिमरन की आवाज़ पड़ी। वो नाश्ता लेकर आई थी। दोनों ख्याल से बाहर आए। मृदुल के हाथ अभी भी हवा में ही थे। वो माई के उन घावों को देख रहा था। फिर उसने ऑयलमेंट और एक पेन किलर देते हुए उसे आज के लिए आराम करने को कह दिया और वहाँ से चला गया। अभी अभी माही और मृदुल के मन में जो एक तरह के ही ख्याल चल रहे थे, उसने उन दोनों को बेचैन कर दिया था। पर साथ ही माही अपने बारे में मृदुल की सोच जानकर ज़्यादा परेशान थी कि आखिर क्यों मृदुल उसके बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं। ये बात माही को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जहाँ राघव ने माही के शरीर को चोट पहुंचाना चाहा, वहीं मृदुल की सोच ने माही की अंतरात्मा को घायल कर दिया था। सिमरन ने माही को नाश्ता कर दवाई खिलाकर उसे आराम करने को बोल वो कमरे से बाहर चली गई। माही अभी लेटी हुई सारी बातों के बारे में सोच रही थी। मृदुल का उसे बचाना, फिर उसका अनजाने में मृदुल के घर में ही रहना, उसके अंदर काम करना, पहले उसकी नफरत, उसकी उसके बारे में सोच और फिर उसके लिए राघव का हाल बिगाड़ना, उसे फिर बचाना, और अब इतना होने के बावजूद उसके मन में मृदुल के लिए ये फीलिंग, वो इन सब जुड़े तारों में उलझती जा रही थी। ये सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर सोने के बाद शाम को उसकी नींद खुली। सिमरन ने उसे अदरक वाली चाय पकड़ाते हुए उससे उसका हाल पूछा। माही अब पहले से ठीक थी। सिमरन ने माही को बताया कि मृदुल ने राघव को यहाँ से वापस भिजवा दिया है, जिसे सुनकर माही को थोड़ा अच्छा लगा। सिमरन ने माही के कैंप खत्म होने तक यहीं रहने का फैसला किया था। पूरे कैंप में माही मृदुल से कटी कटी रहने लगी थी।
3 दिन बाद कैंप खत्म हो गया। सब अपने अपने घर लौटने वाले थे। सिमरन ने सबको अपनी सगाई में आने का न्योता दिया और सब अपने अपने रास्ते निकल गए। सिद्धांत बहाना कर नीति के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि मृदुल के रहते उसकी जर्नी बेकार हो जाती। माही और मृदुल एक ही गाड़ी में थे। उसके साथ 2-3 और लोग भी थे। मृदुल कार के मिरर से पिछली सीट पर बैठी माही को ही देख रहा था। उस घटना के बाद से माही काफी चुप सी थी। जो मृदुल पहले माही की बात करने वाली आदत से परेशान था, अब उसी मृदुल को माही की चुप्पी कर रही थी। अब मृदुल से माही की चुप्पी, उसकी आंखों का सूनापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक मृदुल ने झटके से ब्रेक लिया और गाड़ी रुक गई। डॉक्टर मृदुल, आपने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? डॉक्टर नरगिस ने मृदुल से पूछा। वो मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए थक गया हूँ। आई थिंक हमें एक टी ब्रेक की ज़रूरत है, मृदुल ने कहा तो सब खुशी से कार से नीचे उतर आई। माही कार में ही थी। उसे बाहर निकलने का मन नहीं किया। वो कार में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। मृदुल के हाथों में 2 कप चाय थी। चाय? उसने खिड़की से बाहर देख रही अपने में ही खोई माही से कहा। माही ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मृदुल के हाथ से चाय लेकर पीने लगी। मृदुल भी कार की दीवार से लगकर चाय पीने लगा। उस दिन के बाद माही बिल्कुल बदल सी गई थी। हमेशा बकबक करने वाली चुलबुली सी माही अब बिल्कुल शांत और गंभीर हो गई थी। मृदुल जब भी माही के सामने आता, माही अपना रास्ता बदल लेती थी। मृदुल माही से बात करना चाहता था, पर वो अभी माही को स्पेस देना चाहता था ताकि वो समझ सके। थोड़ी देर रुकने के बाद गाड़ी फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। घर आने के बाद भी माही गुमसुम थी। कल्याणी जी के कैंप के बारे में पूछने पर बस वो हल्के से मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। रात के खाने पर भी वो नहीं आई। सोनू जब उसे बुलाने गई तो उसने यह कहलवा दिया कि वो बहुत थक गई है, अभी आराम करना चाहती है, जब भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। जब सोनू ये बात डाइनिंग टेबल पर बैठे परिवार के लोगों से कह रही थी तो मृदुल डिनर के लिए आ रहा था, लेकिन सोनू की बात सुन वो भी वापस अपने कमरे में चला गया और उसने भी थका होने का बहाना बना दिया। सबके डिनर करने के बाद माही महेंद्र जी के कमरे में जाती है। वो बेड पर लेटकर किसी फाइल को बेहद गौर से पढ़ रहे थे। अंकल जी, मैं अंदर आ जाऊं? माही ने महेंद्र जी को व्यस्त देखकर धीरे से कहा। अरे माही बेटा, तुम्हें कब से पूछने की जरूरत पड़ गई? आ जाओ, महेंद्र जी ने अपनी फाइल साइड में रखते हुए कहा। माही धीमे कदमों से उनके पास आ गई। महेंद्र जी ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो उनके पैर के पास ही उनके पलंग पर बैठ गई। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो? नहीं तो अंकल जी, सब ठीक है। वो 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 बस मुझे मामा जी की याद आ रही थी। बहुत दिन हो गए उन्हें देखे, तो क्या मैं कुछ दिन के लिए उनके पास? ये कहते कहते माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑफ कोर्स बेटा, जरूर जाओ। इसके लिए तुम्हें पूछने या रोने की जरूरत नहीं है, महेंद्र जी माही की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं। तुम टेंशन मत लो, कल तुम्हें सिद्धांत या मृदुल छोड़ आएगा। नहीं नहीं अंकल जी, मैं खुद चली जाऊंगी। सुबह 5 बजे भोपाल जाने की बस है, मैं चली जाऊंगी। माही ने अकेले जाने की बात जरा जोर देकर कही थी, जिससे महेंद्र जी काफी चौंक गए थे। वो माही के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। माही अपने कमरे में जाने के लिए उठती है तो अपने पीछे कल्याणी जी को पानी का जग लिए खड़े देखती है। माही अपने कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ती है तो पीछे से महेंद्र जी माही को आवाज लगाते हैं। माही बेटा। जी। जी अंकल जी। कैब में मृदुल तुमसे ज्यादा रूठ था? क्या उसने तुमसे बदतमीजी की? महेंद्र जी बिस्तर से उठकर माही के पास आते हुए उससे पूछते हैं। नहीं, नहीं अंकल जी, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सच में मामा जी की याद आ रही है। शायद मुझे थोड़ी सी छुट्टी की ज़रूरत है, बस। माही ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ। महेंद्र जी माही के सर को प्यार से सहलाते हैं। माही पलटकर कल्याणी जी को औपचारिक मुस्कान देती हुई जाने लगती है। माही, रुक। इस बार आवाज़ कल्याणी जी की थी। माही के कदम रुक जाते हैं। कैब में कुछ हुआ है क्या? नहीं, नहीं तो आंटी जी,
अभी तो मैंने आपके सामने अंकल जी को बताया कि मृदुल सर ने मुझसे बिल्कुल रूड बिहेव नहीं किया। और सिद्धांत सिद्धांत तो मेरा दोस्त है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं है मुझसे कुछ ऊट-पटांग कहने की। मैं ठीक हूँ आंटी जी, बस मामा जी की याद आ रही है। सच में। माही कल्याणी जी के पास आ उनके बाहों को पकड़ती हुई उनसे कहती है, पर अभी उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है आंटी जी, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। सुबह 5 बजे की बस है, 4 बजे ही उठना पड़ेगा। आप ना मुझे कुछ हल्का नाश्ता दे देना, मुझे भूख लग जाएगी। वो थोड़ा सामान्य होती हुई बोली। गुड नाइट आंटी जी। गुड नाइट अंकल जी। ये कहकर माही जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अब उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। अगले दिन सुबह माही भोपाल के लिए निकल गई। ड्राइवर उसे बस स्टैंड पर छोड़ आया था। पूरे रास्ते माही की आंखें नम थीं। मृदुल की सोच ने उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी। बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक ली तो उसके झटके से माही अपनी सोच से बाहर आई। बस थोड़ी देर चाय नाश्ते के लिए रुकी थी। उसने भी अपने आंसू पोंछे और बस से उतरकर उस ढाबे पर से चाय ली। तभी उसे याद आया कि कल्याणी जी ने उसे आते वक्त नाश्ते के लिए पराठे दिए थे। वो पराठे निकाल कर खाने ही वाली थी कि उसके सामने दो छोटे छोटे बच्चे आए जो उससे खाना मांग रहे थे। माही ने अपने पराठे उन बच्चों को दे दिए और सिर्फ चाय पीकर बस में आ बैठी। मृदुल सुबह उठकर फ्रेश होकर नीचे आता है। उसे माई कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो डाइनिंग टेबल से एक एप्पल लेता है और उसे खाते हुए इधर उधर नजरें घुमाकर माही को खोजता है। क्या अब भी वो परेशान है? पर कैसे पूछे कि वो कैसी है? ये मृदुल को समझ नहीं आ रहा था। सब नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गए। कल्याणी जी ने नौकरों के साथ मिलकर नाश्ता लगा दिया। सब नाश्ता करने लगे तो अब मृदुल को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि माही आज भी नाश्ता नहीं करने आई। वो कुछ पूछता उससे पहले ही महेंद्र जी ने कल्याणी जी से पूछा, आपकी बात हुई उससे? जी, वो बस में बैठ गई थी, रात तक वो पहुंच जाएगी। कल्याणी जी ने थोड़े उदास मन से कहा। हाँ, ये कहकर महेंद्र जी नाश्ता करने लगे। मॉम, कोई आने वाला है क्या? सिद्धांत ने नाश्ता करते हुए पूछा। नहीं तो फिर कौन रात तक पहुंचने वाली है? सिद्धांत ने फिर पूछा। पर मृदुल का ध्यान अभी भी माही के कमरे पर ही था। माही माही कहाँ पहुंचने वाली है मॉम? इस बार मृदुल ने पूछा। वो भोपाल गई है, अपने मामा जी के पास। पर अचानक? सिद्धांत ने पूछा। कल्याणी जी उसकी बात का कोई जवाब दे पाती तब तक मृदुल नाश्ता छोड़कर उठकर खड़ा हो गया था। सबकी नज़र अब मृदुल पर थी। अब तू कहाँ जा रहा है? कल्याणी जी ने पूछा। माही को लेने। अरे पर क्यों? वो अपने मामा जी के पास गई है, आ जाएगी। महेंद्र जी ने कहा। नहीं आएगी। नहीं आएगी से क्या मतलब? अब कल्याणी जी मृदुल की बाँह पकड़कर अपनी ओर घुमाया। क्या हुआ है? मृदुल बता, क्या हुआ है? तूने कुछ किया? नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। इतना तो ट्रस्ट है ना आपको मुझ पर। तो फिर माही क्यों नहीं आएगी? अब महेंद्र जी ने जोर देकर पूछा। मैं आकर बताऊंगा। पर तू कहाँ जा रहा है? माही को लेने। उसे लेकर ही लौटूंगा। मृदुल अपनी कार की चाबी लेकर बाहर निकलते हुए बोला। मृदुल की इस हरकत से सब हैरान थे। मृदुल अपने स्वभाव के विपरीत जो काम कर रहा था। माँ, ये क्या था? सोनू ने चौंकते हुए कहा। हाँ मॉम, भाई किसी को लेने जा रहे हैं। लेने नहीं, मनाने जा रहे हैं। सिद्धांत की बात को सुधारते हुए सोनू ने फिर सबसे कहा। मॉम, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, पर मुझे ये काली दाल पसंद है। इस बार गायत्री जी ने कहा। दादी, माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अरे तुम लोग इतना भी नहीं समझते। मेरा पोता अब किसी पर विश्वास करने लगा है, किसी की फिक्र करने लगा है, किसी को मनाने के लिए दिल्ली से भोपाल जा रहा है। मतलब? गायत्री जी ने अपने चश्मे को नीचे कर देखा तो पूरा परिवार नाश्ते की थाली में अपना हाथ रोके उन्हीं को घूर रहे थे। नहीं समझे? सब अभी चुपचाप उन्हीं को देख रहे थे और सबने एक साथ नामे सिर हिला दिया। अरे सबके सब बुद्धिहीन है। आज फिक्र है
तो कल प्यार भी तो हो सकता है ना। माँ, आप जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मृदुल और प्यार, आप सोच भी कैसे सकती हैं। वैसे मृदुल किसी को मनाने दिल्ली से भोपाल जाएगा, ये तू सोच सकता था क्या? गायत्री जी ने महेंद्र जी की बातों का जवाब देते हुए कहा। पर माँ, पर कुछ नहीं, पनौती ना बन। माही जैसी लड़की मेरे मृदु की जिंदगी में आएगी तो वो अपने नाम को चरितार्थ कर पाएगा। मृदुल सच में मृदुभाषी हो जाएगा। आप सच कह रही हैं माँ। माही वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के कोरों को साफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी, मुझे भी। सोनू और सिद्धार्थ ने अपनी अपनी पसंद भी बताते हुए कहा। तो महेंद्र जी ने सबकी ओर देखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। हाँ बाबा, माही मुझे भी पसंद है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सबने एक साथ कहा तो महेंद्र जी चुप हो गए। इधर मृदुल काफ़ी तेज ड्राइव करते हुए भोपाल की तरफ बढ़ रहा था और माही अपनी ही सोच में गुम बस में सो चुकी थी। रात के समय करीब 9 बजे माही भोपाल पहुंच चुकी थी। अपने आने की जानकारी माही ने अरविंद जी को नहीं दी थी, इसलिए उसे रिसीव करने कोई नहीं आया था। माही ने कैब बुक की और अपने घर की ओर चल पड़ी। रोने के कारण माही का सर काफ़ी दुख रहा था। माही ने कैब से ही सिमरन को फ़ोन किया और उसे कल घर आने का बोल फ़ोन काट दिया। माही अब घर पहुंच गई थी। माही काफ़ी लो फील कर रही थी। पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। कल्याणी जी ने जो पराठे दिए थे वो भी उसने उन बच्चों को दे दिए थे। अब उसे भूख के मारे चक्कर आ रहे थे। दरवाजे पर खड़ी वो बार बार डोर बेल प्रेस कर रही थी। तभी घर का दरवाज़ा खुला और माही दरवाज़ा खोलने वाले इंसान को देखकर शॉक हो गई। उसने अपनी आंखों को मलना स्टार्ट किया। उसे लगा भूख के मारे उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। उसने खुद को पिंच किया और सामने खड़े इंसान को देखकर बुरी तरह चौंक गई। आप यहाँ? सामने दरवाजे पर मृदुल खड़ा मुस्कुरा रहा था। वैसे ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, मृदुल और मुस्कुराने का। अपने घर के गेट पर मृदुल को मुस्कुराते हुए देखकर माही की आंखें फटी हुई थीं। अरे माही बेटा, आ गई तू? अंदर से अरविंद जी की आवाज़ आई। माही मृदुल को देखते हुए अंदर आने लगती है तो मृदुल हाथ आगे कर झुककर उसे रास्ता देता है। माही अपने बैग को अंदर लेकर आ रही होती है तो मृदुल उससे उसका बैग विद माई प्लेजर मैम कहकर ले लेता है। माही मृदुल को घूरते हुए अंदर आ अरविंद जी के पाँव छू उनके गले से लिपट जाती है। आई मिस यू मामा जी। मिस यू टू बेटा। पर एक बात तो बता, जब मृदुल भोपाल से आ ही रहे थे तो तू इनके साथ क्यों नहीं आई? बस से आने की जिद क्यों की तूने? मैंने बस से आने की जिद की? अरे मृदुल सर कब भोपाल आने वाले थे? ये क्या कहानी सुनाई है इन्होंने मामा जी को? और ये मेरे घर में क्या कर रहे हैं? माँ ये सब मन ही मन सोचते हुए मृदुल को घूर रही थी और मृदुल चुपचाप हाथ बांधे माही को मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये इनको आखिर हो क्या गया है? पिछले इतने महीनों में आज मुस्कुराते हुए मैंने तो इनको नहीं देखा। माही मृदुल को मुस्कुराते हुए देखकर सोचती है, वो मामा जी ये गाड़ी बहुत स्पीड से चलाते हैं तो मैं इस वक्त तो मरने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं बस से आ गई। माही ने एक अंदाज़ा लगाते हुए कहा, क्योंकि मृदुल निकला तो माही के बाद ही था और पहुँच पहले गया था, यानी उसने गाड़ी बहुत स्पीड से चलाई होगी। मृदुल माही के इस अंदाजे का फ़ैन हो गया। उसने अपने एक आईब्रो को उठाकर और अपनी आंखों को छोटी कर एक लुक दिया। माही की बातों से अरविंद जी हंस पड़े। फिर उन्होंने माही की तरफ देखकर कहा, माही बेटा तू फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाता हूँ। माही अपना बैग लेने जाती है जो मृदुल के पास पड़ा था। मैं पहुँचा देता हूँ। नो थैंक्स, मैं ले जा सकती हूँ। माही घसीटते हुए अपना बैग अपने कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद माही फ्रेश हो डाइनिंग टेबल पर आई। टेबल पर काफ़ी खाना सजा था, जिसे देखकर माही काफ़ी खुश हो गई। उसने जल्दी से प्लेट में खाना सर्व किया और तीनों साथ बैठकर खाने लगे। वाह मामू, शांति काकी ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया है। अब तो मैं चाहूँगी शांति काकी हमेशा मेरे साथ रहें और ऐसा खाना खिलाएं। माही ने अपने मुंह में लगभग खाना ठूंसते हुए कहा, बेटा यह खाना शांति ने नहीं, मृदुल ने बनाया है।
लेकिन सच में मृदुल बेटा, खाना बहुत ही टेस्टी बना है। यह सुन खाना माही के गले में अटक गया और उसे हिचकी होने लगी। मृदुल ने उसे पानी का गिलास पास किया। थोड़ी देर में उसकी हिचकी शांत होने के बाद वो नॉर्मल तरीके से खाना खाने लगी। खाने के बाद अरविंद जी अपने कमरे में और मृदुल गेस्ट रूम में सोने चले गए और माही किचन समेटने लगी। मृदुल को इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। वो खुली हवा में थोड़ा टहलने के लिए टेरेस पर गया। माही जब किचन साफ करके निकल रही थी तो उसने मृदुल को छत पर जाते हुए देखा। तो उसने सोचा यही सही मौका है मृदुल से उसके इस अटपटे व्यवहार के बारे में बात करने का। वो भी उसके पीछे छत पर आ गई। मृदुल छत पर एक कोने में खड़ा चांद को निहार रहा था। वो बिल्कुल शांत लग रहा था। माही उसे साइड से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से। माही की आवाज़ से मृदुल पीछे पलटा तो देखा माही अपने दोनों हाथों को मोड़कर खड़ी थी। आप चले जाइए यहाँ से, माही गुस्से में बोली। ओके, चला जाता हूँ। बोलो कब जाना है? वो अभी मुस्कुराते हुए माही को देखते हुए बोला। कल। माही ने कह तो दिया था, पर उसके जाने की बात को मान जाना उसे खल सा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो झट से पलट गई। ओके, कल चलेंगे। कब तक निकलना है ये बता दो। वो अभी मुस्कुरा रहा था। माही का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया था। वो अपने आंसुओं को संभालते हुए पीछे पलटी और गुस्से में कहा, कल सुबह सुबह, और छत से नीचे जाने के लिए बढ़ गई। इतनी सुबह तुम तैयार हो पाओगी ना? मृदुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो माही के कदम रुक गए। मैं क्यों तैयार होंगी? एक मिनट, आप पहले ये बताइए आप यहाँ आए क्यों हैं? माही फिर मृदुल की तरफ आते हुए बोली। तुम्हें लेने। मृदुल ने बिल्कुल शांत स्वर में हल्की मुस्कान लिए हुए अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए कहा, और आप मुझे किस हक से लेने आए हैं? ये कहते हुए माही गुस्से में मृदुल की तरफ बढ़ी। अभी हक नहीं है तो दे दो। क्या दूँ? आप होते कौन है मेरे? माही का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और साथ ही उसके कदम भी। ये तुम खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। मृदुल अब मुस्कुराते हुए माही के करीब आ चुका था। वो माही की आंखों में देख रहा था। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी यही हूँ। मुझे भी जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो ठीक है, रहिए यहीं पर। यह कहकर माही जाने लगी। तभी माही का दुपट्टा छत पर निकले एक झड़ में अटक गया। उसे लगा उसका दुपट्टा मृदुल ने पकड़ रखा है। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। मेरा दुपट्टा छोड़िए। मैंने कहा, मेरा दुपट्टा छोड़िए। यह कहकर जब माही पलटी तो मृदुल उससे कुछ दूर अपना हाथ मोड़े खड़ा था और उसका दुपट्टा उसके पास की एक जड़ से अटका पड़ा था। यह देखकर माही को काफ़ी शर्मिंदगी हुई और वो चुपचाप अपना दुपट्टा उस छड़ से निकाल कर जाने लगी। तो मृदुल उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए बोला, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर चली जाना। तो बताओ कि मेरा तुम पर हक है या नहीं? मृदुल काफ़ी इंटेंस नज़रों से माही की आंखों में झांकते हुए बोला। उसके इस तरह देखने से एक बार के लिए तो माही उसकी आंखों में खोसी गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, मैं ऐसे किसी इंसान को खुद पर हक नहीं देना चाहती जो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर पब्लिश करता फिरे। ये कहकर वो अपना हाथ मृदुल से छुड़ाकर नीचे चली गई। माही का यूं नाराज होना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उसे यकीन था कि वो माही को मना लेगा। उसे पता था कि उससे गलती हुई है, पर राघव ने उसे गलत तरीके से माही के सामने पेश किया था। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मृदुल भी अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मृदुल की नींद डोरबेल की आवाज़ से टूटती है। कोई लगातार डोरबेल बजा रहा था। मृदुल रात में काफ़ी देर से सोया था, इसलिए उसे उठने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए डोरबेल की आवाज़ से परेशान होकर वो बार बार तकिया सर पर रखकर अपने कान बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो भी इस लगातार बजते डोरबेल के आगे बेअसर था। आखिर परेशान होकर मृदुल खुद यह सोचते हुए दरवाज़ा खोलने आया कि आज सवेरे सवेरे सब घर से कहाँ चले गए और कौन दरवाजे पर लगातार डोर बेल बजा रहा है। पर हॉल में आकर उसे यह देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि दरवाज़ा खुला था और माही और सिमरन दरवाजे पर खड़ी थी। सिम्मी माही को बार बार डोरबेल बजाने से मना कर रही थी,
पर माही बेमतलब लगातार डोर बेल प्रेस किए जा रही थी। मृदुल को माही की इस बचकानी हरकत पर अब बहुत हंसी आने लगी, क्योंकि माही यह सब सिर्फ मृदुल को तंग करने के लिए कर रही थी। क्योंकि माही जानती थी कि मृदुल को इस तरह का कोई भी शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए तो माही उसे हिटलर कहती थी। असल में हुआ ये था कि मामा जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे और माही ने कल रात को ही स्टेशन से ही सिम्मी को सुबह घर आने के लिए कह दिया था। सिम्मी ने जब सुबह आकर डोरबेल बजाई, तभी माही को मृदुल को तंग करने का ये आइडिया आया था। माही ने सोचा था इतने हल्ले से मृदुल इरिटेट हो जाएगा और माही मौके पर चौका मारते हुए उसे फिर से यहाँ से जाने को कहेगी। पर अब जब मृदुल माही की इस बचकानी हरकत पर मुस्कुरा रहा था, तो वो पैर पटकते हुए अंदर चली गई। सिम्मी या मृदुल को देखकर काफ़ी हैरान थी। आप यहाँ? आप माही के साथ आए हैं? पर माही ने तो मुझे बताया नहीं। मृदुल सिम्मी की बातों का जवाब देता, इससे पहले माही आकर सिम्मी का हाथ पकड़ खींचते हुए बोली, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या, जो मुझे किसी के साथ की ज़रूरत होगी। वो बोल तो सिम्मी को रही थी, पर उसकी नज़रें मृदुल पर ही थीं। थोड़ी देर बाद मामा जी घर आए तो उन्हें हॉल में ही मृदुल पेपर पलटता हुआ मिल गया। मामा जी को देख मृदुल अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश किया। उन्होंने माही को आवाज़ लगाई, माही, माही बेटा, मृदुल जी को चाय साय पिलाई है नहीं? एक काम कर, हम दोनों के लिए चाय ले आ। माही तो नहीं, पर सिम्मी 2 कप चाय ले आई। अरे सिम्मी, तू कब आई? मामा जी ने सिम्मी को देखते हुए पूछा। मामा जी, अभी सुबह, जब आप मॉर्निंग वॉक पर गए थे। वो मुझे माही ने कल बस स्टैंड से ही कॉल कर दिया था। सिम्मी ने मामा जी के पैर छूते हुए कहा। मामा जी, मुझे सिम्मी से ज़रूरी बात करनी है। शांति काकी आ चुकी हैं, वो नाश्ता बना रही हैं। ये कहते हुए वो सिम्मी को अपने कमरे में ले जाती है। माही, ये सब क्या है? मृदुल जी यहाँ? तो बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। वैसे मुझे तो पहले से ही पता था कि मृदुल जी ही तेरे हीरो हैं। जब उन्होंने तुझे डूबने से बचाया था और तुझे गोद में लेकर नदी से बाहर आए थे, ओह क्या लग रहे थे उस भीगे हुए वाइट शर्ट में। हाय, मुझे तो तभी से पता था तुम दोनों के बीच जरूर कुछ होगा। और देख, मैं सही थी। सिमी ने कमरे में आते ही मृदुल और माही के बारे में ख्वाब सजाने लगी। ओहो, ख्वाबों की सजादी, अपने ख्वाबों के घोड़ों को थोड़ा लगाम लगा। मैं और उस हिटलर के साथ हूँ? कभी नहीं। तुझे पता भी है उसने क्या किया है? हाँ पता है, तेरी जान बचाई है, वो भी 3-3 बार। नदी में डूबने से बचाते बचाते वो तुझे खुद में डुबाना चाहता है। हाय हाय, कितना हैंडसम है। और सच में तेरी लव स्टोरी बहुत ही रोमांटिक। चुप कर, कोई लव स्टोरी नहीं है। तुझे पता है मैं बहुत गुस्सा हूँ उन पर। समझते क्या है खुद को, किसी का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं? किसने दिया उन्हें यह हक? वो कोई स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो किसी का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दें? ये कहते हुए माई की आंखों में आंसू थे। अब सिमी भी माई की बात को लेकर सीरियस हो गई थी। वो माई की आंखों में आंसू देख माई के पास गई और उसकी आंखों से गिर रहे आंसू को पोंछते हुए बोली, हे माई, क्या हुआ है यार? तब माई ने उसे बताया कि कैसे उस रात राघव ने बताया कि मृदुल उसके बारे में क्या सोचता है। उसे राघव ने जितना चोट पहुंचाया, उससे ज़्यादा चोट उसे यह जानकर हुआ कि मृदुल उसके बारे में क्या सोचते हैं। माई की इस बात पर सिमरन हल्के से मुस्कुरा दी। उसको मुस्कुराते देख माई को आश्चर्य हुआ। अच्छा, एक बात बता, मृदुल तेरे बारे में क्या सोचते हैं? इससे तुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि क्योंकि माही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बहुत सोच कर भी इस सवाल का जवाब सिम्मी को नहीं दे पाती है और हार कर सिम्मी की तरफ देखने लगती है। सिम्मी अपनी दोनों आईब्रोज को उठाकर एक बार फिर माही से जवाब पूछती है, तो माही नामे से हिलाती है। सिम्मी मुस्कुराते हुए उससे कहती है, क्योंकि तू मृदुल जी को पसंद करती है। पसंद ही नहीं, बल्कि तू उनसे प्यार करने लगी है, इसलिए तेरे बारे में उनकी हर सोच से तुझे इतना फर्क पड़ रहा है। यह सुनकर माही की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो हैरान से सिम्मी को देख रही होती है।
सिम्मी जब माही को एहसास कराने की कोशिश कर रही थी कि माही के दिल में मृदुल के लिए प्यार है, तभी उसे समझ आया कि उसे मृदुल की कही किसी भी बात या मृदुल की उसके लिए सोच से उसे फर्क पड़ता है। नहीं नहीं सिम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मृदुल सर, अगर वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते होंगे तो? नहीं नहीं सिम्मी, मुझे अपने दिल को रोकना होगा। मुझे अपने दिल को उनसे प्यार करने से रोकना होगा। माही ये कहते हुए कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तू पागल है क्या? प्यार को होने से कोई रोक सकता है क्या? पगली, जो सोच समझ कर हो वो तो प्यार होता ही नहीं है। प्यार किया नहीं जाता माही, हो जाता है। माही, प्यार हो जाता है। सिम्मी माही को समझाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वासन देती है। नहीं सिम्मी, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे और मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे अपने दिल को रोकना होगा आगे बढ़ने से। मैं उनसे दूरी बना लूँगी। मैं कभी दिल्ली नहीं जाऊँगी। माही मानने को तैयार नहीं थी कि उसे मृदुल से अगर प्यार होगा तो वो भी उसे प्यार करेगा। अच्छा ठीक है, फिर वो यहाँ क्यों आए हैं? वो मुझे लेने आए हैं। माही ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। क्यों? क्या वो अपने से रूठे हर डॉक्टर्स या पुलिस को उनके घर मनाने जाते हैं या लेने जाते हैं? माही ने सिर्फ नामे सिर हिला दिया। तो फिर तुझे मनाकर लेने क्यों आए हैं? माही अब चुपचाप सिम्मी को देख रही थी, क्योंकि शायद वो भी तुझे पसंद करने लगे हैं, इसलिए तेरे रूठ जाने से शायद उन्हें इतना फ़र्क पड़ रहा हो। पर मैं श्योर होना चाहती हूँ कि उनके दिल में क्या है, फिर मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊंगी। माही की इस बचकानी बात पर सिम्मी को हंसी आ जाती है। इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता है। इश्क तो वो हवा है जो सिर्फ महसूस होता है। इश्क वो पानी है जिसे जितना पियो प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। इश्क वो आग है जिसमें लोग खुशी खुशी जल जाना चाहते हैं। और ये पागल कहती है उनके दिल का हाल जानने के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएगी। उसे ये बात सोच कर ही हंसी आ गई। सच कहते हैं लोग, ये इश्क नहीं आसान साहब, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सिमी मन मन में ये सोचकर मुस्कुराती है और सोचती है, इन दोनों अकड़ों को एक करने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लंच के समय सिम्मी खाते हुए कहती है, माही कितने दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। चल आज शाम को हम मूवी चलते हैं। माही मामा जी की तरफ देखकर उनसे इशारे में इजाज़त मांगती है। अरविंद जी खुशी खुशी माही और सिमरन को मूवी जाने की इजाज़त दे देते हैं। बेटा, जब तुम दोनों मूवी जा ही रही हो तो मृदुल को भी ले जाओ, ये भी एंजॉय कर लेंगे। अरविंद जी मुस्कुराकर उन दोनों से कहते हैं। ये सुनते ही माई को खांसी आने लगती है। अरे माई, संभाल कर, आराम से खा। सिम्मी माई को पानी देते हुए कहती है। लंच के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों घूमने जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी सिम्मी की मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और वो बात करने बाहर चली जाती है। सुन माही, मैं ना घर जा रही हूँ। घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है। तू मुझे मॉल में मिलना, मैं टाइम पर आ जाऊँगी। यह कहकर सिम्मी अपना सामान लेकर तेजी से बाहर निकल जाती है। अरे पर सुन तो, मैं कैसे? पर सिम्मी माही की कोई बात बिना सुने ही निकल जाती है। माही थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आती है तो मृदुल ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट, ऊपर से ब्लैक ब्लेजर के साथ गॉगल्स लगाए अपनी कार के पास माही का इंतजार कर रहा था। वो आज हर दिन से कुछ अलग ही लग रहा था। माही उसे देखे जा रही थी। जब मृदुल ने अपनी घड़ी में समय देखते हुए घर के एंट्रेंस की तरफ देखा तो माही हल्के आसमानी सूट में अपने बालों को खुला छोड़े एक हाथ में चूड़ी और दूसरे में घड़ी बांधे खड़ी थी। उसकी नज़र जब मृदुल से मिली तो वो झेप गई। वो सर झुकाकर एक हाथ से अपने बालों को अपने कान के पीछे लिए धीरे कदमों के साथ मृदुल की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल के साथ उसके कानों के झुमके डोल रहे थे और उनके झुमकों के साथ डोल रहा था मृदुल का दिल। माही मृदुल के पास आकर खड़ी हो गई। वो, सिम्मी घर गई है, वो हमें थिएटर में ही मिलेगी। माही ने कभी अपनी नज़र ऊपर तो कभी नीचे करते हुए कहा। ओके, तो फिर हम चलते हैं। ये कहकर मृदुल ने पैसेंजर सीट का गेट माही के लिए खोला तो माही चुपचाप सीट पर जाकर बैठ गई। मृदुल भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करते हुए बोला,
गाइड मी, मतलब? माही ने चौंकते हुए कहा। अरे मतलब मेरे लिए शहर नया है तो मुझे रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये कहकर मृदुल कार चलाने लगा और हामी भरते हुए माही उसे रास्ता बताते गई। इसी बहाने माही और मृदुल में हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई थी। इसी तरह थोड़ी देर में माही और मृदुल मॉल पहुंच चुके थे। सिमी, कहाँ है तू? हम लोग कब के पहुंच चुके हैं और अब तो पिक्चर भी शुरू होने वाली है। माही ने सिमी को कॉल कर डांट लगाते हुए कहा। अरे मैं बस पहुंच गई हूँ, नीचे ही हूँ। तुम दोनों अंदर चलो, मैं बस अभी आई। सिमी ने हड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, पहले तू आ, फिर साथ में अंदर चलेंगे। माही ने सिमी की बात से इनकार करते हुए कहा। अरे बाबा, मैं बस नीचे ही हूँ, तुम दोनों चलो तो सही, मैं आ रही हूँ। यह कहकर सिमी ने फ़ोन काट दिया। वो सिमी नीचे ही है, आ रही है। माही ने ज़बरदस्ती हंसते हुए मृदुल से कहा। बदले में मृदुल भी बस मुस्कुरा दिया। कुछ देर बीत जाने पर भी सिमी नहीं आई तो मृदुल ने माही से कहा, हम चलते हैं, मूवी शुरू होने वाली है। कुछ देर और वेट करते हैं, माही ने भी मृदुल से सीधे कहा। कुछ देर और समय गुजार देने पर भी जब सिमी नहीं आई तो मृदुल एक बार फिर बोला, आ रही होगी, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। इस बार मृदुल जबरदस्ती की मुस्कान लिए हुए सिर हिलाता है। अब पिक्चर शुरू हो चुकी थी पर सिमी अब तक नहीं पहुंची थी। अब माही फिर से सिमी को कॉल लगाती है। आ रही हूँ बाबा, तुम दोनों अंदर तो चलो, मैं बस अभी आई। वो बस आ रही है। माही मृदुल की तरफ देखकर ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए बोली। माही, चलो घर चलते हैं, क्योंकि पिक्चर तो तुम देखने दोगी नहीं। सिमी पता नहीं कब तक आने वाली है। ये कहकर मृदुल आगे बढ़ने लगा तो माही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम अंदर चलते हैं, सिमी बस आ ही रही होगी। ये कहकर वो दोनों अंदर थिएटर चले गए। मूवी शुरू हो चुकी थी, इसलिए थिएटर में काफ़ी अंधेरा था। मृदुल ने माही का हाथ थाम लिया और अंधेरे में सीट पर पहुंच गया। एक दूसरे का स्पर्श दोनों को ही बेचैन करने लगा था। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे मूवी देखने लगे। मूवी आधी होने चली पर सिमी का अभी तक कोई पता नहीं था। अब तक माही को समझ आ चुका था कि यह सिमी की चाल थी, उसे और मृदुल को अकेले भेजने की। मूवी काफ़ी रोमांटिक थी। दोनों बीच बीच में अनकंफर्टेबल हो रहे थे। दोनों ने चुपचाप मूवी देखी और मूवी ख़त्म होने पर बाहर निकलकर साथ साथ चलने लगे। अभी दोनों काफ़ी अजीब फील कर रहे थे। ऐसे अकेले साथ में रोमांटिक मूवी, आप सब तो समझ ही रहे होंगे उनकी कंडीशन। दोनों चुपचाप थिएटर से बाहर आ मॉल में आ जाते हैं। इस ऑकवर्ड कंडीशन को तोड़ते हुए मृदुल माही से कॉफ़ी के बारे में पूछता है। माही सिर्फ सर हिला पाती है। वो सिमी आ नहीं पाई, शायद कहीं फंस गई होगी। मृदुल ने बात करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, माही बस हाँ बोलकर चुप हो जाती है। उस रोमांटिक मूवी के बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे नज़रें चुरा रहे थे जैसे दोनों ने चोरी की हो और वो चोरी पकड़ी गई हो। मूवी के बाद दोनों कॉफ़ी तो पी रहे थे पर एक असहजता के साथ। दोनों बस एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। तो तुम दिल्ली कब आ रही हो? हाँ हाँ, मृदुल के अचानक ऐसे पूछने पर माही को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। एक दो दिन रुक कर चलें, अगर आपको काम है तो आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगी। माही ने हड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही चलते हैं, मृदुल ने शांति से कहा। थोड़ी देर कॉफ़ी पीने के बाद दोनों वहाँ से निकले। माही, घर जाने से पहले थोड़ी देर हम एक छोटी सी वॉक ले सकते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। माही का दिल थोड़ा जोर से धड़क रहा था। पहले रोमांटिक मूवी, फिर कॉफ़ी और अब वॉक। आखिर ये हिटलर को हो क्या गया है? यह हिटलर से शाहरुख खान कैसे बन गया? माही मृदुल को देखते हुए मन ही मन यह सोच ही रही थी कि तभी मृदुल ने उसके सामने हाथ दिखाते हुए उसकी तंद्रा तोड़ते हुए पूछा। माही, माही, आर यू ओके? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। आई एम ओके विद इट, माही ने होश में आते हुए कहा। मृदुल ने एक ब्रिज पर गाड़ी रोक दी। दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। दोनों ब्रिज पर धीरे धीरे टहलते हुए आगे बढ़ने लगे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। माही के बाल हवा के कारण
बार बार उसके चेहरे पर आ जाते थे। अचानक मृदुल का हाथ खुद ब खुद उठा और माही के चेहरे पर आए हुए बालों को उसने हल्के से अपनी उंगलियों से हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। माही के दिल की धड़कनें अब ऐसे तेज हो रही थीं जैसे अब उसका दिल बाहर ही निकल आएगा। माही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माही की पलकें जो अब तक झुकी थीं धीरे से उठकर अब मृदुल को देखने लगी थी। माही, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? वो उस दिन राघव ने जो कहा। इट्स ओके। तुम सच जानना नहीं चाहती। माही सच जानना तो चाहती ही थी, पर अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मृदुल से क्या कहे। ऊपर से उसके दिमाग में सिम्मी की बातें भी चल रही थी, इसलिए उसने मृदुल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मृदुल ने उसे बताना शुरू किया। मेरे डैड की एक और फ्रेंड की बेटी है साक्षी। 4 साल पहले वो भी तुम्हारी तरह हमारे घर आई थी। उसका भी इंटर्नशिप कंप्लीट होना था। हम सब उसे बहुत पसंद करते थे। उसके हंसमुख स्वभाव के कारण वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। उस समय हम दोनों का इंटर्नशिप एक साथ ही हो रहा था और वो हमारा लास्ट ईयर था। मेरी और साक्षी की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी। साक्षी अक्सर अपनी ट्रेनिंग में बंक मारा करती थी। वो अपनी डैड की पहुंच और हमारे परिवार का नाम यूज़ कर अपनी ड्यूटी ड्रॉप करवा कर अक्सर क्लब चली जाती थी। मुझे भी उसकी आदत काफ़ी बचकानी लगती थी। मैं भी उसकी हेल्प कर दिया करता था, जिससे उसके नंबर अच्छे आ जाया करते थे। इसलिए उसे हॉस्पिटल में सब एक अच्छी डॉक्टर समझते थे। एक बार मैं अपने डैड के साथ एक कैंप के लिए बाहर गया था। यहाँ पर मेरे दादाजी को काफ़ी तेज सीने में दर्द हो रहा था। जब हमें पता चला तो डैड ने साक्षी को एग्जामिन करने को कह दिया। मैं अच्छे से जानता था कि साक्षी इतनी कैपेबल नहीं है, पर मेरे डैड ने मेरी एक नहीं सुनी और साक्षी के कहने पर उस पर भरोसा जताया। मैंने उनसे बार बार मना किया। मैंने साक्षी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर किसी सीनियर डॉक्टर को कांटेक्ट करने को कहा, पर साक्षी को ये एक मौका लगा जो उसे एक रात में ही स्टार बना देता। मैंने डैड से बार बार कहा कि आपको दूसरे डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, पर डैड को साक्षी पर भरोसा था। उन्होंने उस पर विश्वास तो रखा, पर मेरी बात मानकर हम तुरंत ही कैंप से घर के लिए निकल गए। पर जब तक घर पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। साक्षी के एक्सपेरिमेंट के कारण हम अपने दादाजी को खो चुके थे। उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ था, पर साक्षी उनको हैंडल नहीं कर पाई। उसकी जिद और लापरवाही के कारण मेरे दादाजी मेरे साथ नहीं रहे। मैं अपने दादाजी के काफ़ी करीब था। उस दिन मुझे पता चल गया कि पहुंच से पहचान बनाने वाले लोग किसी काम के नहीं होते और मुझे ऐसे लोगों से नफरत होने लगी। माही को चुप देखकर मृदुल ब्रिज की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। माही, जब तुम मेरे घर आई थी तो तुम मुझे पसंद नहीं थी। असल में मुझे ऐसा कोई भी इंसान पसंद नहीं है जो किसी भी तरह की पहुंच से अपनी पहचान बनाता हो। जब मैंने घर में डैड के मुंह से सुना कि उनके फ्रेंड की बेटी यहाँ अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने आ रही है, तो मुझे लगा कि तुम भी अपनी पहुंच का यूज़ कर लोगों को इस्तेमाल करने वाली ही हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए बिना तुम्हें जाने मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी। पर जब तुमने कौशल को ठीक करने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की और एक डॉक्टर से बढ़कर अपना फ़र्ज निभाया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम अलग हो, और तब जाकर मेरे मन में तुम्हारे लिए विचार बदलने लगे। उस दिन राघव ने जो कहा सच वो नहीं था। हाँ, मुझे तुम्हारा सबके साथ यूँ मृदुल चुप हो जाता है। सबके साथ क्या? बोलिए। मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे इतने करीब आए। ये बात मृदुल माही की आंखों में देखते हुए कहता है। तो माही शर्मा जाती है। क्यों? वो नज़र नीचे किए हुए मृदुल से पूछती है। पता नहीं, बस दिल नहीं चाहता कि तुम किसी के करीब जाओ। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने दिल की हर एक बात कहूँ। मुझे पता है कि राघव की बातों से तुम्हारा दिल दुखा था, पर मेरा यकीन मानो, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल किसी वजह से भी दुखे। अच्छा, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ? कैसा झूठ? यही कि आपने मुझे केदारनाथ में डूबने से नहीं बचाया था। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था। और अब? माही ने शर्म के साथ
हिचकते हुए पूछा। अब शायद तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, मृदुल माही के पास आते हुए कहता है। इसलिए तो तुम्हें मनाने चला आया। माही गाड़ी की तरफ जाने लगती है। हमें घर चलना चाहिए, देर हो जाएगी। मृदुल माही का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। माही, जो बात आज शुरू हुई है उसे ख़त्म भी आज ही होना चाहिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माही रुक जाती है। मृदुल माही के सामने आता है और प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, माही, वो तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। आई लव यू। क्या? तुम? क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मृदुल माही के सामने खड़ा हो माही से माफ़ी मांग रहा था और माही कहीं और ही दुनिया में खोई थी। माही, माही, आई होप तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा। यहाँ मृदुल उसे अपने लाइफ की कहानी बता रहा था और माही अपने ही ख्यालों में मृदुल के प्यार का इज़हार देख रही थी। उफ, ये सिमी की बातें उस पर इस कदर असर कर रही थीं। इट्स ओके, माही बस इतना ही कह पाई। ठीक है, काफ़ी देर हो चुकी है। तुम्हारे मामा जी इंतज़ार कर रहे होंगे। घर चलें? यह कहकर मृदुल गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और माही भी उसके पीछे हो जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।